प्रश्न है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रागैतिहासिक काल, बी में है आदि ऐतिहासिक काल, सी में है प्राचीन काल, डी में है ऐतिहासिक काल और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वह सही है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। ऑप्शन ए में है बैल, बी में गाय, सी में कुत्ता, डी में हाथी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पशु को पालतू बनाया था, तो ऑप्शन सी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। ऑप्शन ए में है निब पुरापाषाण, बी में है मध्य पुरापाषाण, सी में है उच्च पुरापाषाण, डी में है ताम्रपाषाण और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च पुरापाषाण में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में है मध्यपाषाण काल, बी में है नवपाषाण काल, सी में है ताम्रपाषाण काल, डी में है कांस्य काल और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग का प्रयोग नवपाषाण काल में मानव ने प्रारंभ किया। ऑप्शन बी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन ए में है लोहा, बी में तांबा, सी में चांदी, डी में पीतल और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। ऑप्शन ए में है चावल, बी में है गेहूँ, सी में है जौ और डी में है ये सभी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। अगला प्रश्न है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उपभोक्ता कब बना। ऑप्शन ए में है मध्यपाषाण काल में, बी में है ताम्रपाषाण काल में, सी में है नवपाषाण काल में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, तो वह नवपाषाण काल में बना था। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, बी में है आर डी बनर्जी, सी में है एस आर राव और डी में है बी वी लाल और उसके बाद ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में चान्हुद्रो, सी में कालीबंगा और डी में मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है इसका।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में लोथल, सी में मोहनजोदड़ो और डी में रंगपुर। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से मिला है प्रसिद्ध पशुपति की मोहर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए में है धौलीवीरा, बी में है रंगपुर, सी में है आलमगीरपुर, डी में है लोथल, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का जो साक्ष्य मिला है वह लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में राखीगढ़ी, सी में मोहनजोदड़ो, डी में सूतकागेंडोर और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है कि पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि है। ऑप्शन ए में 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बी में है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी में है 2900 से 1750 ईसा पूर्व और डी में है 2400 से 1800 ईसा पूर्व और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुरातत्ववेत्ता के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? ऑप्शन ए में है सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन बी में है वैदिक काल से, सी में है मौर्य काल से, डी में है गुप्त काल से, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना गया है। ऑप्शन ए जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए में प्रकृति की, बी में वृक्ष की, सी में गाय की और डी में माता की और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह प्रकृति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए में है सप्त सिंधव प्रदेश में, बी में है गांगे घाटी में, सी में है गंडक के तट पर, डी में है उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। आर्य जो है भारत में सबसे पहले सप्त सिंधव प्रदेश में बसे थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऑप्शन ए में है आर्कटिक क्षेत्र, बी में है एशिया माइनर, सी में है दक्षिण रूस, डी में है सप्त सिंधव रूस और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आर्यों का जो मूल स्थान था वह एशिया माइनर था। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद, डी में है अथर्ववेद और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते जो उक्ति है वह कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए में है छांदोक उपनिषद से, बी में है मुंडिकोपनिषद से, और सी में है मनुस्मृति से, डी में है ऋग्वेद से, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इसमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते की उक्ति मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन ए में है सोम, बी में है वरुण, सी में है अग्नि, डी में है इंद्र, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी में अथर्ववेद, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है। तो ऑप्शन ए जो है इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। ऑप्शन ए में है वरुण, बी में है विष्णु, सी में है प्रजापति, डी में है महेश, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था वह प्रजापति देवता को मिल गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद, डी में अथर्ववेद, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद जो है वह गद एवं पद दोनों में इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में है बिंबिसार, बी में है उदयन, सी में है अजातशत्रु, डी में है धननंद, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक की थी। ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, बी में है उदयन, सी में है कालाशोक, डी में है महापद्मनंद, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश में अजातशत्रु शासक का उपाधि कुनिक था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। ऑप्शन ए में है महापद्मनंद का, बी में है धननंद का, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य का, डी में है पोरस, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है घनानंद ये सही है। सिकंदर के समय घनानंद का शासक था यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कालाशोक की राजधानी थी। ऑप्शन ए में है वैशाली, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है राजगिरी, डी में है अवंती, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। ऑप्शन ए में है महापद्मनंद,
बी में है खारवेल, सी में है ससाक और डी में है सिकंदर और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए में है मकदुनिया, बी में है ईरान, सी में है बेबीलोन, डी में है चीन और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिकंदर जो था वह मकदुनिया का शासक था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पौरस के बीच प्रसिद्ध बीतस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 323 ईसा पूर्व, बी में है 325 ईसा पूर्व, सी में है 326 ईसा पूर्व, डी में है 328 ईसा पूर्व और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो बिस्तता या झेलम का युद्ध हुआ था वह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपसान स्थल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है हल्लूर, बी में मेहरगढ़, सी में पेयमपल्ली, डी में दाउजली हेडिंग और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह कहाँ से पाया गया है? मेहरगढ़ से पाया गया है। वर्गाकार या फिर आयताकार मकानों के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं जो कि नवपसान स्थल है। अगला प्रश्न है कि मध्यपसान काल का समय क्या है? ऑप्शन ए में है 12,000 से 10,000, उसके बाद बी में है 20,000 से 4700, फिर उसके बाद 15,000 से 12,000 और डी में है 10,000 से 1200 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है मध्यपसान काल का समय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपसान स्थल असम में स्थित है? ऑप्शन ए में है बुर्जहोम, बी में है चिरांद, सी में है कोल्डी हवा और डी में है दाओजली हेडिंग और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाओजली हेडिंग जो है वह असम में पाया गया एक नवपसान स्थल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? ऑप्शन ए में है इनाम गांव, बी में है मेहरगढ़, सी में है बुर्जोहम और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनाम गांव। ऑप्शन ए जो है वह सही है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है इनाम गांव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवपसान स्थल कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शन ए में है हल्लूर, बी में चिरांद, सी में पेयमपल्ली, डी में दाउजली हेडिंग और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में जो नवपसान स्थल है वह हल्लूर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवपसान स्थल तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन ए में है हल्लूर, बी में चिरांद, सी में पेयमपल्ली, डी में दाउजली हेडिंग और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेयमपल्ली जो है वह तमिलनाडु में पाया गया एक नवपसान स्थल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापसान स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापसान स्थल नहीं है? ऑप्शन ए में भीमबेटका,
बी में है हुसंगी, डी में है कुरनुल गुफाएं, डी में है ब्रह्मगिरी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है वह पुरापसान स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? ऑप्शन ए में है जंगली जानवर का शिकार करते थे, बी में है मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, सी में है पौधे पत्तियों फूल मूल इकट्ठा किया करते थे, डी में उपर्युक्त में से सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है, उपयुक्त में से सभी। आरंभिक मानव जो है भोजन का इंतजाम जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ये भी सही है। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, ये भी सही है। पौधे पत्तियाँ फल मूल इकट्ठा क्या करते थे, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आखेटक खाद्य संग्रहण, बी में है आदिम मानव आदिम आदमी, सी में है किसान और डी में है मवेशी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्रहण कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गर्तवास, बी में है खाद्य भंडार, सी में है सीढ़ियाँ, डी में है इनमें से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को गर्तावास कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका सही उत्तर है। बुर्ज होम इसी का उदाहरण है जो कि जम्मू कश्मीर में मिला है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पुरापाषाण काल, बी में है मध्यपाषाण काल, सी में है नवपाषाण काल, डी में है इनमें से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। हम लोगों ने कुल 41 प्रश्न इतिहास से लगाए और उसका उत्तर भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान के 40 प्रश्नों को क्रमबद्ध देखेंगे और उसके उत्तर को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए में है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी में है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और ऑप्शन सी में है 1861 का अधिनियम और डी में है 1909 का अधिनियम और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए में है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी में है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और सी में है 1861 का अधिनियम, डी में 1833 का चार्टर एक्ट और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह अधिनियम पारित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का
गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए में है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी में है 1861 के अधिनियम के द्वारा, सी में है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल विधि आयोग की स्थापना कर सकता था? ऑप्शन ए में है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी में है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी में है 1861 के अधिनियम द्वारा, और डी में है उपर्युक्त में से इसमें से कोई नहीं, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल विधि आयोग की स्थापना कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी में है 1892 के अधिनियम द्वारा, सी में है 1861 के अधिनियम द्वारा, और डी में है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को एक दूसरे से किस एक्ट द्वारा पृथक किया गया? ऑप्शन ए में है 1853 के एक्ट द्वारा, बी में है 1833 के एक्ट द्वारा, सी में 1813 के एक्ट द्वारा, डी में है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर सम्राट को हस्तांतरित कब किया गया? ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, बी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर सम्राट को हस्तांतरित कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, बी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, सी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को प्रदान कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई?
ऑप्शन ए में है 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, बी में है 1909 के अधिनियम द्वारा, सी में है 1919 के अधिनियम द्वारा और डी में है 1935 के अधिनियम के द्वारा, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी में है 1919 के अधिनियम द्वारा, सी में 1935 के अधिनियम द्वारा, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना हुई थी वह 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए में है 1892 के अधिनियम के द्वारा, बी में है 1909 के अधिनियम के द्वारा, सी में है 1919 के अधिनियम के द्वारा, डी में है 1935 के अधिनियम के द्वारा और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लौ सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए में है तेज बहादुर सप्रू, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है मोतीलाल नेहरू, डी में दादा भाई नौरोजी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय लौ सदस्य तेज बहादुर सप्रू था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी में है 1919 के अधिनियम के द्वारा, सी में 1935 के अधिनियम के द्वारा, डी में 1947 के अधिनियम के द्वारा और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय को व्यवहार में कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में है 1935 में, बी में है 1937 में, सी में है 1936 में, डी में 1938 में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1937 में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए में है चर्चिल, बी में एटली, सी में चैम्बरलिन और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एटली था। कैबिनेट मिशन 1946 योजना के सदस्य थे। ऑप्शन ए में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, बी में है सर पैथिक लॉरेंस, सी में है सर एबीजे एलेक्जेंडर और डी में ये सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन 1946 योजना के जो सदस्य थे ये तीनों थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे और सर पैथिक लॉरेंस भी थे, सर एबीजे अलेक्जेंडर भी थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में जो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए में है मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी में है
भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। सी में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। और डी में साइमन कमीशन भारत विभाजन। और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है और बाकी तीनों सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है महात्मा गांधी, डी में है सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। ऑप्शन ए में है प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, सी में है भारतीय परिषद का अंत, डी में है ये सभी, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1935 के अधिनियम का विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता भी था, केंद्र में द्वैध शासन भी था, भारतीय परिषद का अंत भी था, ये तीनों था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन को भारत किस उद्देश्य से भेजा था? ऑप्शन ए में है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, बी में है कांग्रेस में फूट डालने के लिए, सी में है इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, डी में है ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन भारत आने का उद्देश्य था कि इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना के प्रस्तावों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए में है बेवेल योजना, बी में है क्रिप्स प्रस्ताव, सी में है माउंटबेटन योजना, डी में है साइमन कमीशन के प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए में है ब्रिटिश लोक सदन में, बी में है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास, भारत मंत्री के पास, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के न्यायिक समिति के पास, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास अपील की जाती है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए में है ब्रिटिश क्राउन द्वारा, बी में है 1909 के अधिनियम के द्वारा, सी में है 1919 के अधिनियम द्वारा, डी में 1935 के अधिनियम के द्वारा, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ऑप्शन ए में है 1861 के अधिनियम, बी में है 1909 के अधिनियम द्वारा, सी में है 1919 के अधिनियम द्वारा, डी में है 1935 के अधिनियम के द्वारा, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों में से निम्न में से कौन सा हस्तांतरित विषय था? ऑप्शन ए में वित्त, न्याय, कृषि, पुलिस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सी जो था कृषि, ये
हस्तांतरित विषय था। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए में है 289, बी में है 360, सी में है 389, डी में है 296 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 389 जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के लिए कितने सदस्यों का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए में 11, 12, 13, 14, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। 14 सदस्यों का सुझाव दिया था अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिशन ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, सी में है महात्मा गांधी, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए में है द्वैध शासन 1935, प्रांतीय स्वायत्तता 1919, संघीय न्यायालय 1909 और डी में है कैबिनेट मिशन 1946, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही है कैबिनेट मिशन 1946, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में मिला था, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुआ था, द्वैध शासन ये हो जाएगा 1909। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? ऑप्शन ए में है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, बी में जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सी में सम्राट के मनोनयन के आधार पर, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है केटी साहा और सी में है बेनिगल रामाराव यानी डॉक्टर BN राव को और डी में AK अय्यर को, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BN राव को यानी बेनिगल रामाराव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? ऑप्शन ए में 13 दिसंबर 1946 को, बी में है 19 दिसंबर 1946 को, सी में है 29 दिसंबर 1946 को, डी में है 3 दिसंबर 1946 को और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था और दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें संविधान सभा में उपस्थित सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन संविधान सभा का जब दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को, तो उस दिन संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949 को, बी में है 22 जुलाई 1947 को, सी में है 15 अगस्त 1947 को, डी में है 26 जनवरी 1950 को और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा ने
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में है के.एम. मुंशी, बी में है जे.बी. कृपलानी, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में है जवाहरलाल नेहरू और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जूठन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है सभी लोग बराबर हैं, बी में सभी लोग समान नहीं है, सभी लोग आर्थिक रूप से समान है, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान जो है वह मान्यता देता है सभी लोग बराबर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। उसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू क्या है? ऑप्शन ए में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बी में है सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार, सी में है असमानता, डी में है गठबंधन और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है, सभी को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? ऑप्शन ए में 12, बी में 11, सी में 10, डी में 9, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 11 है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर TRE 3 से रिलेटेड इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्नों के साथ।